ये कैसा कॉम्प्रोमाइज है? जिस पर झुकने के आरोप लग रहे हैं वो डंके की चोट पर अपने पत्ते खेल रहा है। जो झुकाने का दावा कर रहा है उससे दुनिया अलग होती जा रही है, और जो 3 में है ना 13 में है वो कॉम्प्रोमाइज करके अपनी क्रेडिबिलिटी घटा रहा है। हमारे देश में क्रिकेट एक खेल नहीं, भावना है। यहाँ पान की दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति भी सूर्या की स्ट्रैटेजी की कमी निकाल सकता है। मैं यानी बात कर रहा हूँ स्काई की, सूर्य कुमार यादव की। चलिए वो तो खेल है, लेकिन आजकल तो हालात ऐसे हो गए हैं कि जिन्हें डिप्लोमेसी का डी नहीं पता है वो न जाने क्या क्या अनाप शनाप दावे करते आ रहे हैं। हालांकि जैसे सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही इनके दावे बाद में आते हैं। उनकी हवा निकलने का रुझान पहले आने लगता है। कैसे समझाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद एक दिन कामयाबी की आस में ये लोग लगे हुए हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज मैं बात करूंगा विदेश नीति के ग्लोबल मास्टर नरेंद्र मोदी की। दिल्ली से 5,500 किलोमीटर दूर तेल अवीव में जानते हैं क्या हुआ? ये बात आप सबको बेहद ध्यान से इस समय सुननी चाहिए। ये तो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद इजराइल के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले पीएम बने जिन्होंने नेसेंट यानी इजराइल की संसद को संबोधित किया। ये पहली बार हुआ कि किसी भारतीय नेता को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। इसी बीच कुछ बेहद रोचक घटा। दरअसल इजराइल का विपक्ष प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज था, क्योंकि उन्होंने परंपरा के मुताबिक वहां से चीफ जस्टिस को संसद में नहीं बुलाया था। वहां के चीफ जस्टिस को संसद में नहीं बुलाया था। इसी नाराजगी के चलते वहां के विपक्ष ने नेतन्याहू के भाषण के दौरान वॉकआउट कर दिया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण शुरू हुआ वो सब पहले ही वापस लौट आए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके देश के लिए भारत आवश्यक है, जरूरी है। वो जानते हैं नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंधों से उनका भला होगा। इसलिए इजराइल के विपक्ष ने अपना विरोध देश हित से ऊपर नहीं जाने दिया। फर्ज कीजिए संसद इजराइल की ना होकर भारत की होती और विपक्ष वहां का ना होकर देश वाला होता, कांग्रेसी होता, तब क्या होता? जवाब है वही होता जिसके लिए उनकी मशहूरियत है, फेमस है, नेम फेम है। यहाँ तो देसी लोगों की मौजूदगी में ही ऐसे हालात बना दिए जाते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा ही नहीं हो पाती। देश के प्रधानमंत्री इसलिए लोकसभा में नहीं आ पाते क्योंकि विपक्ष की महिला सांसद सारी मर्यादाओं को तार तार करके लांघकर पीएम के आसन तक पहुंच जाती हैं। इसी बीच नेता विपक्ष श्रीमान राहुल गांधी को कॉम्प्रोमाइज वाला फैंसी टर्म ना जाने किसने थमा दिया है। उन्होंने पहले टैरिफ का खूब हल्ला काटा, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई तो प्रधानमंत्री पर दबाव में कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगा डाला। इसके बाद बीजेपी ने नेहरू खानदान के कौन कौन से कॉम्प्रोमाइजेस का कच्चा चिट्टा खोलकर देश और दुनिया के सामने बता दिया। यानी गेम उल्टी हो गई, गेम पलट गया। ये हम बात 3 दिनों से देख रहे हैं। हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता, तथ्यों के साथ समझते हैं कॉम्प्रोमाइज के असल मायने क्या होते हैं। नरेंद्र मोदी ने जैसे फैसले बीते 15 दिनों में लिए हैं, क्या वो वाकई कॉम्प्रोमाइज की कैटेगरी में आते हैं? क्रोनोलॉजी को समझाता हूं आपको। राहुल गांधी के मुताबिक पीएम मोदी ट्रंप के दबाव में है। अगर ऐसा होता तो अमेरिकी 4th जनरेशन जेट्स को छोड़कर राफेल वाली डील नहीं होती। अगर अमेरिका का दबाव होता तो क्या 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए रशिया के साथ डील पर हम बात कर रहे होते? वो भी तब जब ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूसी तेल ना खरीदे, इसलिए खरीदा बंद कर दे ताकि रशिया को यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए फंडिंग ना मिले। अगर अमेरिकी दबाव ही होता और कॉम्प्रोमाइज ही होता तो क्या भारत अमेरिकी 3rd एंटी मिसाइल
सिस्टम की बजाय रशियन S-400 खरीदता। अगर अमेरिका का प्रेशर ही होता, दबाव ही होता, मोदी कॉम्प्रोमाइज ही होते, तो मोदी इजराइल की संसद में खड़े होकर यह कह पाते कि भारत यूनाइटेड नेशंस के गाजा पीस इनिशिएटिव का समर्थन करता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के नाम पर एक पीस बोर्ड बनाया है। भारत के पास भी उसका न्योता था, लेकिन भारत ने ट्रंप के न्योते को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मोदी वाकई कॉम्प्रोमाइज लीडर होते तो क्या इस बात का पता उन इजरायली सांसदों को ना होता जो मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए आतुर दिखे। इजरायली सिंगर हिंदी में गाना सुनाती हुई दिखी। बेंजामिन नेतन्याहू मोदी जैकेट पहनकर ये कहते हैं, मैंने अपने दोस्त को इंडियन परिधान पहनकर हैरान कर दिया। क्या नरेंद्र मोदी दबाव में आने वाले नेताओं में से हैं? आपको लगता है ऐसा आपको लगता है क्या वाकई, क्या फिर दबाव में लेने वाले हैं? राहुल गांधी की पार्टी की सरकार ने सालों साल नरेंद्र मोदी की जांच की आंच में फंसाए रखा। घंटों पूछताछ कराकर उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करी। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बोला कि अगर वो मोदी का नाम ले लेते तो उनको भी जेल से ये निकाल देते। फाइनली वो कोर्ट से एक्विट हो गए। नरेंद्र मोदी इतने मजबूत होकर बाहर निकले कि आज पूरा विपक्ष मिलकर भी उन्हें टस से मस नहीं करा पा रहा। नरेंद्र मोदी पर लोगों का भरोसा ही उनकी बड़ी ताकत है, और वो भरोसा किस कदर बढ़ रहा है इसका सबूत यह है कि नरेंद्र मोदी अब 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम में दुनिया के नंबर 1 पॉलिटिशियन हो गए हैं। कथित इंडिया गठबंधन के सारे बड़े नेताओं के कुल फॉलोअर्स को भी अगर हम मिला लें, एक साथ कर लें, तब भी सब मोदी से कोसों दूर दिखाई देते हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम की बात नहीं है, वास्तविकता की बात भी यही है। यानी ये पॉलिटिकल नैरेटिव की भी बात है। पॉलिटिकल का जितना नरेंद्र मोदी का है, सब विपक्षी दलों के नेताओं का मिला लें आप, तब भी उनके बराबर नहीं पहुंच पाता। क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी यादव, क्या उद्धव ठाकरे, क्या बाकी नेता, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या उधर से स्टालिन, क्या और किसी और नेता को आप शामिल कर लीजिए, लेकिन नहीं पहुंच पाता। मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं, जिसे जेनजी और युवाओं का प्लेटफॉर्म माना जाता है। राहुल गांधी और कांग्रेस को समझना पड़ेगा, आज का दौर वो नहीं है जब कहा जाता था कि गरीबी हटाएंगे और पब्लिक वोट दे देती थी। आज पब्लिक वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई करके ही किसी पर यकीन करती है, और अब खानदानी दौर गए और मोदी का काम उनका सबसे बड़ा वेरिफिकेशन है, और इसीलिए जनता मोदी को बार बार चुनती है। और ये लोग फर्जी प्रोपेगेंडा चलाने में लगे रहते हैं। देखिए, एआई के नाम पर जब अर्धनग्न हुए, उसके बाद पैसे देकर भारत की बदनामी कराना चाह रहे थे। बड़े सारे आरोप सामने आए हैं, और सब सत्य और तथ्य है देश और देश की जनता के सामने।